बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। द लॉन्गेस्ट जर्नी स्टार्ट्स फ्राम स्टेप वन। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन एक्ट 1908। इससे पहले हमने लिमिटेशन एक्ट को पोर्शंस की सूरत में डिफरेंट लेक्चर्स में डिस्कस किया। आज हम कोशिश करेंगे कि लिमिटेशन एक्ट को इन वन लेक्चर डिस्कस किया जाए, और आई होप कि हम ऐसे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे कि जब आप तमाम लेक्चर कंप्लीट लेक्चर आपने सुन लिया तो जो लिमिटेशन एक्ट है ये आप सबके फिंगर टिप्स पर होगा। अब लिमिटेशन एक्ट की बेसिकली टोटल इनिशियली 32 सेक्शंस थी, लेकिन अब इसमें से कुछ सेक्शंस जो हैं वो डिलीट हो चुकी हैं, रिपील हो चुकी हैं, जैसे सेक्शन 28, सेक्शन 30, 31, सेक्शन 32। अब लिमिटेशन एक्ट को सेक्शन वाइज डिस्कस करने से पहले जो तीन इसके बेसिक पॉइंट्स हैं वो मैं डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कि इसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है। नंबर 2 ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है। नंबर 3 कि वेदर जो लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन जो है ये रेमेडी को बार करती है या इससे राइट एक्सटिंग्विश हो जाता है। सबसे पहले आते हैं हम इसके ऑब्जेक्ट की तरफ। अच्छा, जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे जहन में फौरी तौर पर जो इक्विटी का मैग्ज़म है वो आ जाना चाहिए कि लॉ ऑलवेज फेवर विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। यानी लिमिटेशन एक्ट की जो बेसिकली बेस है वो इस मैग्ज़म पे है। यानी इसका जो पर्पज़ ये है कि अगर किसी शख्स के पास से कोई चीज़ लेनी है, यानी किसी को कोई राइट है, कोई रेमेडी है, तो अब ये नहीं है कि वो उसको अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए, यानी वो उसके सर पर सारी ज़िंदगी तलवार लटकाए रखे। नहीं, लॉ ने सर्टन जो है इस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। यानी ये लॉ ने इस पर सर्टन रेस्ट्रिक्शन, मिसाल के तौर पे ए ने बी से अगर रकम वसूल करनी है, अब लॉ ने क्या किया, लॉ ने ये कहा कि भी आपके पास एक सर्टन टाइम लिमिट है, उस टाइम के बाद आप ये नहीं कर सकते। ये हुआ इसका बेसिक पर्पज़। जिस शख्स ने जिसका जो राइट बनता है उसके लिए अगर उसने लीगल रेमेडी अवेल करनी है तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी मुमकिन हो सको उसको वो करनी चाहिए, यानी विद इन टाइम करनी चाहिए। टाइम एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि क्या जो लिमिटेशन एक्ट है ये राइट को एक्सटिंग्विश करता है या रेमेडी को बार करता है। बिल्कुल आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट से राइट आपका कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं होता, बल्कि लिमिटेशन एक्ट जस्ट आपकी रेमेडी को बार कर देता है। यानी जब आपने का दावा टाइम बार्ड हो गया, आपकी रेमेडी बार होगी। अच्छा, अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जी मैं राइट तो मेरा रहा नहीं, तो रेमेडी मेरी बार हो गई है, राइट को देखिए, आपका पहले लीगल राइट होता है, आप लीगली कोर्ट ऑफ लॉ में जाके डोर को नॉक कर सकते हैं, लेकिन देर आफ्टर आपका जो राइट है वो एक्विटेबल राइट बन जाता है। अब कैसे, देखें, कोई जिरगा होता है, आप वहाँ पे आपका राइट मौजूद है, आप उस राइट की बाबत ओपनली डिस्कस कर सकते हैं और जिरगे में आपका मामला तय भी पा सकते हैं। लेकिन आप बज़रिया कोर्ट ऑफ लॉ में जो आपकी रेमेडी थी उसने इसको बार कर दिया। अच्छा, बात है ड्यूटी ऑफ कोर्ट क्या है लिमिटेशन की बाबत। देखिए, आपके माइंड में बड़ी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो लिमिटेशन एक्ट को देखना है, जो लिमिटेशन को लॉ को ऑब्ज़र्व करना है, ये बेसिकली कोर्ट की प्राइमरी ड्यूटी है। यानी डिफेंडेंट ने या रिस्पोंडेंट ने डिफेंस लिया या नहीं लिया, यानी प्लेंटिफ ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता कि जी डिफेंडेंट ने तो मेरे सूट के, मेरे एप्लीकेशन के टाइम बार्ड होने की बाबत कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं दिया। इवन देन बेसिकली ये कोर्ट की ड्यूटी है, कोर्ट ने ही इस बात को देखना है। आई थिंक ड्यूटी ऑफ कोर्ट की बाबत ही आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी होगी। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शंस की तरफ। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट की जो सेक्शन 1 है, जैसे कि तमाम लॉज की होती है, ये बेसिकली होती है कि इसका टाइटल क्या है, इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी क्या है और ये कमेंसमेंट क्या है। देखिए जी, 1908 का ये लॉ है, बेसिकली पूरे पाकिस्तान पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान जो है एक फेडरेशन है, अब अगर तो कैपिटल में कोई इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो उसकी बाबत को अमेंडमेंट करनी है तो वो करनी है थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगी। अगर किसी प्रोविंस ने करनी है तो प्रोविंशियल असम्बली करेगी।
अब जो ये लॉ जो था बेसिकली 1908 में आया, इसकी जो सेक्शन 1 और सेक्शन 31 थी ये फौरी तौर पे एडवांस ये नाफिज हो गई, वेर एज जो रिमेनिंग लिमिटेशन एक्ट था जनवरी 1909 में, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1909 में ये एप्लीकेबल हुआ। अब हम आते हैं सेक्शन 2 की तरफ। अच्छा, सेक्शन 2 जो होती है ऑलवेज मोस्ट ऑफ द लॉज में डेफिनेशन क्लास होती है और सेम ही लिमिटेशन एक्ट में भी है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, बल्कि बड़ी सिंपल सी डेफिनेशंस हैं कि प्लेंटिफ कौन है, डिफेंडेंट कौन है, ईजमेंट क्या है, गुड फेथ क्या है, बॉन्ड क्या है, प्राइमरी नोट, ये जर्नल सी डेफिनेशंस हैं। कोई ऐसी डेफिनेशन है जो कि आम दीगर लॉ में जो प्रोवाइडेड हैं वही डेफिनेशंस हैं, यानी कोई ये नहीं है कि यहाँ पे प्लेंटिफ डिफरेंट, उधर प्लेंटिफ डिफरेंट हो तो यहाँ पे प्लेंटिफ डिफरेंट था। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 3 की तरफ। अच्छा, जो सेक्शन 3 है बेसिकली इट इज़ द जिस्ट ऑफ लिमिटेशन लॉ, यानी सेक्शन 3 में जो लिमिटेशन लॉ का बेसिक रूल है वो है, अगर यूँ कहा जाए कि सेक्शन 3 जो है ये बेसिकली सुपर स्ट्रक्चर है लिमिटेशन लॉ का। इससे आगे जितनी सेक्शंस हैं वो या तो सेक्शन 3 की एक्सेप्शंस हैं, इस जनरल रूल की एक्सेप्शंस हैं, या फिर वो एक्सप्लेनेशंस हैं। अच्छा, ये जनरल रूल है क्या? ये जनरल रूल हमें ये बताता है कि एनी सूट, एप्लीकेशन, अपील, उन सब को जनरल रूल यह है कि मस्ट बी फाइल्ड विद इन टाइम, यानी विद इन टाइम। और अगर ये सूट, एप्लीकेशन जो होगी अगर ये बियॉन्ड द टाइम लिमिटेशन होगी तो देन कोर्ट विल डिसमिस द सेम, यानी कौन सी लिमिटेशन, जो शेड्यूल 1 में लिमिटेशन प्रोवाइडेड है, अगर ये सूट, अपील, एप्लीकेशन उससे बियॉन्ड होगी तो ये फौरी तौर पे एडवांस कोर्ट इसको डिसमिस कर देगी। अच्छा, सेक्शन 3 में ही ये बात भी बड़ी वजाहत के साथ, क्लैरिटी के साथ है कि आल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, यानी डिफेंडेंट ने या रिस्पॉन्डेंट ने इसको अपना डिफेंस लिया या नहीं लिया, लेकिन सेक्शन 3 ने हमें बड़ी क्लैरिटी, बड़ी सिंपल तरीके से, बड़ा कैटेगरिकली ये बात वाज़ह कर दी कि जो सूट होगा, जो अपील होगी, अगर बियॉन्ड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगी तो दैट विल बी डिसमिस्ड। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 4 की तरफ। जैसे कि हमने पहले कहा कि सेक्शन 3 इज़ अ जनरल रूल, इज़ अ जिस्ट ऑफ लिमिटेशन लॉ। आगे इसके अब फर्स्ट एक्सेप्शन ही इसकी आ गई सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 क्या बताती है? सेक्शन 4 ये बताती है कि व्हेन कोर्ट इज़ क्लोज व्हेन द पीरियड एक्सपायर्स, यानी अब कोर्ट क्लोज है, यानी आपका लिमिटेशन टाइम स्टार्ट हुआ लेकिन दरमियान में कोर्ट की हॉलीडेज़ आ गई, तो जो जब कोर्ट क्लोज होगी तो फिर जब कोर्ट ओपन होगी तो आपका टाइम वहीं से स्टार्ट होगा जहां से आपका टाइम स्टॉप हुआ था। यानी मिसाल के तौर पे अब संडे का दिन है, अब संडे वाले दिन कोर्ट क्लोज होती है, अगर या सैटरडे को भी कोर्ट क्लोज है तो जब दोबारा कोर्ट मंडे को रीओपन होगी फिर आपका टाइम वहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे देखें समर में, अगस्त में पंजाब में हॉलीडेज़ होती हैं, या विंटर में भी लास्ट वीक जो है हॉलीडेज़ होती हैं। अब हॉलीडेज़ की वजह से किसी को हम नॉकआउट नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट जब क्लोज है तो जो पार्टी है जिसने कोर्ट के ज़रिए अपना लीगल राइट इन्फोर्स करवाना है उसको नॉकआउट नहीं किया जा सकता, उसको बर्डन नहीं किया जा सकता। यानी अगर किसी की लिमिटेशन ख़त्म होनी थी 10 अगस्त को, 10 अगस्त को, अब कोर्ट यकम अगस्त से क्लोज़ हो गई तो उसकी लिमिटेशन चली जाएगी 10 सितंबर, यानी जो वो दिन थे उसके, वो दिन उसके आगे चले जाएंगे। अच्छा, आपके माइंड में आ सकता है कि जो हॉलीडेज़ होती हैं वहाँ पे ड्यूटी जजेस मौजूद होते हैं, लेकिन कीप इन माइंड कि वो जो ड्यूटी जजेस होते हैं दे आर नॉट फॉर द रेगुलर कोर्ट वर्क, रादर दे आर ओनली फॉर द वर्क ऑफ अर्जेंट नेचर। इनको रिमांड ड्यूटी के लिए, सुपरदारी के लिए, इंजंक्शन के लिए, यानी को रेगुलर वर्क, मतलब सूट फॉर रिकवरी आप फाइल नहीं कर सकते, आप सूट फॉर डॉवर फाइल नहीं कर सकते, सूट फॉर डॉवरी आर्टिकल्स फाइल नहीं कर सकते, यानी आप जो हॉलीडेज़ में ड्यूटी जजेस होते हैं दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इसलिए आई थिंक सेक्शन 4 आपके माइंड में बिल्कुल क्लैरिटी आ चुकी है। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 5 की तरफ। सेक्शन 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल
पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे लॉ स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो, यानी LLB से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे जजेस का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, सेक्शन 5 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंट तरीके से ये आपके माइंड में आ सकता है कि कंडोनेशन ऑफ डिले क्या है, सफिशेंट कॉज क्या है, क्या कोई टाइम बार्ड सूट हो, एप्लीकेशन हो, अपील हो, क्या उसको आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फाइल किया जा सकता है या नहीं। अच्छा, सेक्शन 5 हमें बड़े क्लियर से बताती है कि जब भी कोई अपील, एप्लीकेशन, रिवीजन, रिव्यू अगर आपकी टाइम बार्ड हो गई है तो वो कैसे होगी? अगर आपने सफिशेंट काज को स्टैब्लिश कर दिया तो दैट कुड बी एंटरटेन, फिर उसको यही समझा जाएगा, फिर आपकी डिले जो होगी उसको कंडाउन कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और डिस्कस करते चलेंगे। अगर हम बात करें थ्योरेटिकली तो फिर तो सेक्शन 5 जस्ट एप्लीकेबल है एप्लीकेशन पे, अपील पे, रिवीजन पे और रिव्यू पे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो जो इवन कोई सूट हो, कोई रेट, मतलब किसी भी किस्म की कोई रेमेडी अवेल करनी हो, जब भी कोई डिले हो जाए तो कंडोन करने के लिए सेक्शन 5 की एप्लीकेशन ही साथ लाफ की जाती है। अब अगर आपने किसी भी स्टेज पे डिस्कस करना हो तो आपने ये दोनों एस्पेक्ट डिस्कस करने हैं कि थ्योरेटिकली ये है और प्रैक्टिकली जो लॉ डेवलप हुआ, अब इसकी सिचुएशन ये है कि सूट्स के लिए भी सेक्शन 5 की एनालॉजी को ही बारो किया जाता है। अब हम आई थिंक ये बात तो क्लियर हो गई कि जब भी कोई सूट, एप्लीकेशन, अपील, रिवीजन, रिव्यू पिटीशन टाइम बार्ड होगी तो वो किस सूरत में डिले कंडोन होगी? जब आपने सफिशेंट कॉज साबित कर दी। अब यह है कि सफिशेंट कॉज क्या है। अच्छा, सफिशेंट काज को समझने के लिए बेसिकली तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि ऐसी काज दैट इज़ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी जो बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, यानी सफिशेंट काज से मुराद वो काज है दैट इज़ बियॉन्ड द ह्यूमन कंट्रोल। अगर आप इसकी अब मिसाल दें, देखें जी, इलनेस ऑफ पार्टी आर प्लीडर। अच्छा, इस पे आपके माइंड में ये बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि छोटी मोटी बीमारी नहीं है, जैसे कि हम रूटीन में ये कह देंगे कि बीमार है, नहीं। इलनेस ऑफ प्लीडर आर पार्टी से मुराद ये है कि जैसे 2020 में कोरोना वाज मुकम्मल अरूज पे था, कोरोना बहुत ज़्यादा था, तो अब पार्टी को कोविड हो गया। अब वो अपने कोविड की वजह से वो अपने कौंसल से रब्ता ही नहीं कर सका, या जब उसने कौंसल एंगेज कर लिया, कौंसल को कोविड हो गया। अब इस सिचुएशन में दिस काइंड ऑफ जो इलनेस है दैट इज़ अ सफिशेंट कॉज। या एक्सीडेंट हो जाता है, अब वो शख्स कोमे में चला गया या हॉस्पिटलाइज हो गया, चाहे वो पार्टी है चाहे कौंसल है। अच्छा, थर्ड वन आपको मेनली होना चाहिए कि नेचुरल कॉलमिटी, एक्ट ऑफ गॉड, जैसे जलजला आ जाता है, फ्लड आ जाता है, जैसे कि अभी रिसेंटली अपना सूबा सिंध में, सूबा बलूचिस्तान में या सूबा पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड आया। दिस इज़ आल्सो नेचुरल कॉलमिटी है, दीज आर द सफिशेंट कॉजेज़। जैसे ल्यूसिड इंटरवल, अब कोई शख्स जो है वो इनसेन परमानेंट तो नहीं है, देखिए वो परमानेंट होगा वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, वो तो परमानेंट उसकी डिसेबिलिटी होगी, लेकिन बाज़ औक़ात इंटरवल्स में वो उसको ल्यूसिड, अब वो जो टाइम लिमिटेशन उसका था वो आ गया। अच्छा, अगर ये सफिशेंट काजेज़ हैं, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इन सफिशेंट काजेज़ को साबित कैसे करना है। देखिए, इसके लिए एक बात तो आपके माइंड में होनी चाहिए कि एप्लीकेशन मस्ट, चाहे सूट है, चाहे अपील है, चाहे रिवीजन है, चाहे रिव्यू पिटीशन है, आपने उसके साथ कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन मस्ट फाइल करनी है। जब कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन फाइल होगी, अब उसमें आपने ईच एंड एवरी डे की जो डिले है उसको एक्सप्लेन करना है, तो तब जाके आपको रिलीफ मिलेगा, तब जाके आपने वो जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको ये साबित करना है कि दैट वाज इनएविटेबल एंड बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। अगर ये साबित हो जाएगा तो फिर आपकी डिले जो है वो कंडोन हो जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ कॉल्ड लीगल डिसेबिलिटी। अच्छा, इसको बेसिकली 3 सेक्शंस डील करती हैं, सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। ये क्योंकि तीनों इससे रिलेटेड हैं इसलिए हम इन तीनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो सेक्शन 6 है दैट इज़ वेरी क्लियर कि जब भी किसी शख्स ने कुछ सूट फाइल करना था, एप्लीकेशन देनी थी,
या एग्जीक्यूशन पिटीशन थी, कोई भी चीज़, अब उसको जो लिमिटेशन इज़ टू बी रेकन्ड स्टार्ट होना था, तो वो शख्स क्या है, लीगली डिसेबल है। लीगली डिसेबल से मुराद क्या है, 3 तरह के लोग होते हैं, या तो वो माइनर हो, या इनसेन हो, या एन इडियट हो। देखिए, एक होता है लीगली एबल होना, एक होता है लीगली डिसेबल। लीगली एबल ये होता है कि जिस शख्स को कोई ऐसी डिसेबिलिटी ना हो, ना वो माइनर है, ना इनसेन है, ना एन इडियट है, वो तो होगा लीगली एबल। अब वो शख्स लीगली डिसेबल है किस वक्त, जब अभी टाइम लिमिटेशन इज़ टू बी रेकन्ड। देखें, जब आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जब टाइम लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है तो फिर स्टॉप नहीं होता। अब वो पहले से ही वो लीगली डिसेबल है, तो उसके अगेंस्ट टाइम लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल उसकी लीगल डिसेबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। अच्छा, सेक्शन 6 ने बता दिया कि किसी शख्स को या तो 2 डिसेबिलिटीज़ हैं, यानी पहले वो माइनर था और साथ वो इनसेन भी है, जब वो दोनों ख़त्म होंगी तो फिर लिमिटेशन स्टार्ट होगी, या पहले जस्ट वो माइनर था, अभी उसकी माइनॉरिटी ख़त्म नहीं हुई तो वो साथ ही इनसेन भी हो गया, यानी जग के बाद दीगरें हो गई, तो फिर जब दूसरी उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तो तब टाइम लिमिटेशन उसके अगेंस्ट स्टार्ट होगा। अच्छा, यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात भी डिस्कस हो गई कि अगर उस शख्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी, अब अगर जो उस शख्स का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसकी डेथ के बाद अगर वो शख्स भी जो है वो डिसेबल होगा तो उसके लिए भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अब हम आते हैं सेक्शन 7 की तरफ। सेक्शन 7 इज़ आल्सो वेरी सिंपल, वो भी लीगल डिसेबिलिटी से बात करती है। वो सेक्शन 7 बात करती है कि वन ऑफ सेवरल प्लेंटिव्स आर, यानी जब प्लेंटिव एक से ज़्यादा हों, एप्लीकेंट्स यानी जिन लोगों ने रेमेडीज सीख करनी है वो तादाद उनकी मोर देन 1 है, तो देन व्हाट विल बी द सिचुएशन। सेक्शन 7 ने 2 इवेंचुअलिटीज़ डिस्कस की हैं। अगर तो उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन है कि वो एक दूसरे के कंसेंसस कंकरेंस के बगैर रेमेडी अवेल की जा सकती है, तो देन फिर ये लीगल डिसेबिलिटी की प्ली नहीं होगी। अगर उनमें से एक प्लेंटिफ ठीक है और वो दूसरों की कंकरेंस के बगैर, उनकी हार्मनी के बगैर, उनकी कंसेंसस के बगैर रेमेडी अवेल कर सकता है, तो देन लिमिटेशन विल रन अगेंस्ट देम ऑल। देन लिमिटेशन विल रन अगेंस्ट देम ऑल। अच्छा, दूसरी इवेंचुअलिटी ये है कि अगर उनकी जो रेमेडी है वो ऐसी है कि विदाउट कंसेंसस, विदाउट कंकरेंस अवेल नहीं की जा सकती, तो फिर लिमिटेशन किसी के ख़िलाफ़ भी रन नहीं करेगी। यानी आई थिंक इट इज़ वेरी सिंपल। आपके माइंड में 2 इवेंचुअलिटीज़ है, अगर तो वो सेपरेटली कंसेंसस के बगैर एक शख्स कर सकता है तो फिर तमाम के अगेंस्ट रन करेगी। अगर सिचुएशन ऐसी है कि नहीं किया जा सकता तो फिर किसी के ख़िलाफ़ भी लिमिटेशन रन नहीं करेगी। अच्छा, हम आते हैं सेक्शन 8 की तरफ। अच्छा, सेक्शन 8 बेसिकली सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की एक्सेप्शंस हैं। सेक्शन 8 हमें 2 एक्सेप्शंस बताती है। नंबर 1 कि जो सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7 है इसकी एप्लीकेबिलिटी सूट फॉर प्रीएम्प्शन पर नहीं होगी। एक तो बात आपके माइंड में क्लियर होगी कि जो हक़ शुफ़ा का दावा है उसमें जो सेक्शन 6 और सेक्शन 7 की जो ग्रेस पीरियड है वो नहीं दिया जाएगा। नंबर 2 एक्सेप्शंस ये है कि जब आपने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के तहत आप लीगली डिसेबल थे, अब जब आपकी डिसेबिलिटी ख़त्म होगी तो जो आपको मैक्सिमम टाइम है नॉट मोर देन 3 इयर्स, नॉट मोर देन 3 इयर्स। इसकी मिसाल यह कि मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को राइट के लिए उसके पास जो लिमिटेशन पीरियड है 6 इयर्स है, लेकिन वो शख्स 7 साल तक या 6 साल तक अपना राइट अक्रू होने के बाद वो शख्स 7 साल तक लीगली डिसेबल रहा। अब जब वो लीगली एबल हो जाएगा, उसकी डिसेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, तो उसका टाइम है वो ओनली 3 इयर्स होगा। यानी लॉ ने बेसिकली थोड़ी सी इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दी, थोड़ा सा कर्टेल कर दिया कि एक तरफ तो बेनिफिट दिया लेकिन ये कहा कि फिर अगर उसका 12 साल है या 6 साल है या 4 साल है तो वो लिमिट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा ओनली फॉर 3 इयर्स। आई थिंक कि अपना लीगल डिसेबिलिटी भी क्लियर हो चुकी है। अब हम आते हैं अपने सेक्शन 9 की तरफ कि कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। सेक्शन 9 इज़ वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि जब टाइम वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन,
यानी एक दफ़ा लिमिटेशन स्टार्ट हो गई, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू सू स्टॉप्स इट। जब एक दफ़ा आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो गया तो लेटर ऑन जो है वो इस बात पे आप प्ली नहीं ले सकते कि जी मैं बाद में इंसेन हो गया, मैं बाद में एन इडियट हो गया। यानी वंस लिमिटेशन स्टार्ट हो गई तो फिर लिमिटेशन स्टॉप नहीं होगी। लेकिन सेक्शन 9 में एक एक्सेप्शन भी दे दी गई। सेक्शन 9 में एक्सेप्शन ये दी गई कि अगर जब एक शख्स ने दूसरे शख्स से अमाउंट रिकवर करनी है, अब जो डेटर है वो दिवालिया हो गया, अब जो डेटर है वो दिवालिया हो गया। अब वो दिवालिया जब हो गया तो अब जाहिर बात है कि दिवालिया के ख़िलाफ़ आप कैसे कर सकते हैं। और जब दिवालिया भी हो गया और वे लेटर्स आर एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर। अब जब वो दिवालिया हो गया और जब वो दिवालिया होने के बाद जो टाइम होगा, जो रनिंग ऑफ टाइम, उन्होंने कहा सस्पेंड हो जाएगा वाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूस। यानी जब तक वो दिवालिया हो रहेगा, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में मामला चलेंगे, उसके जब तक प्रॉपर्टी उसकी एडमिनिस्ट्रेड होती रहेगी उस वक़्त तक वो जो लिमिटेशन है वो स्टॉप रहेगी। यानी एक एक्सेप्शन दे दी गई कि लिमिटेशन स्टार्ट हो गई। जनरल रूल ये है कि लिमिटेशन वंस स्टार्ट विल नेवर स्टॉप, लेकिन उसकी एक्सेप्शन देगी जब कोई शख्स दिवालिया हो गया अब और एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे उसकी चली गई प्रॉपर्टी, तो जब वो दोबारा वापस आएगी तो फिर उसकी राइट स्टार्ट होगा। अच्छा, आते हैं सेक्शन 10 की तरफ। सेक्शन 10 इज़ वेरी वेरी सिंपल कि सूट्स अगेंस्ट एक्सप्रेस ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जब ट्रस्ट का मैटर होगा, चाहे वो ट्रस्ट जो है हिंदू प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, मोहम्मडन से प्रॉपर्टी से हो, बुद्धिस्ट रिलीजन से हो या चैरिटेबल पर्पस से हो, तो देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन। यानी जो ट्रस्ट से रिलेटेड मामलात हैं वहाँ पे जो लेंथ ऑफ टाइम है शैल बी बार्ड बाय, यानी उसको हम ये नहीं कह सकते कि जी, क्योंकि देखिए जो ट्रस्ट बेसिकली होता है चैरिटेबल पर्पस के लिए होता है। यानी ट्रस्ट का जो पर्पस होता है उसमें मुफाद आमा इन्वॉल्व होता है। अब उन्होंने ये कह दिया कि जब मुफाद आमा, जब ट्रस्ट की बात आ गई तो देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन। अब हम आते हैं सेक्शन 11 की तरफ। सेक्शन 11 इज़ वेरी सिंपल कि सूट्स ऑन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स। यह सेक्शन 11 जो है हमें एक दो बातें बताती है। सबसे वन थिंग यह है कि जब आपने फॉरेन में कॉन्ट्रैक्ट किया, अब रूल्स पाकिस्तान में आके दावा दायर किया, तो जो रूल्स ऑफ लिमिटेशन हैं वो लिमिटेशन एक्ट के अप्लाई होंगे। यानी ये नहीं हो सकता जी कोई शख्स प्ली ले ले कि जी नहीं ये फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे। और सब सेक्शन 2 ने भी ये बता दिया, लेकिन साथ ही सब सेक्शन 2 ने एक प्रोवाइजो भी बता दी कि नो फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन शैल बी अ डिफेंस टू अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन पाकिस्तान ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अ फॉरेन कंट्री। इन जनरल रूल तो ये है कि कोई शख्स कोई भी डिफेंस किसी भी फॉरेन कंट्री का फॉरेन लिमिटेशन, फॉरेन रूल ऑफ लिमिटेशन का नहीं ले सकता, इस ग्राउंड के ऊपर, इस बेस के ऊपर, इस रीज़न के ऊपर कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फॉरेन कंट्री में हुआ था, अगर दावा पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट हो रहा है। लेकिन साथ ही एक एग्जांपल आ गई, अगर वो जो पार्टीज़ हैं वह डोमिसाइल्ड इन सच कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय सच रूल, अगर वो वहाँ के नेशनल हो गए तो फिर डेफिनेटली लिमिटेशन एक्ट जो है अप्लाई नहीं होगा। यानी अनलेस द रूल हैज़ एक्सटिंग्विश्ड द कॉन्ट्रैक्ट and the parties were domiciled in such country during the period prescribed by such rule। अच्छा, अब हम लिमिटेशन एक्ट का जो पार्ट 3 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 3 हमें क्या बताता है? पार्ट 3 बेसिकली है कि कंप्यूट कैसे होगा, हाउ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड। अब लिमिटेशन जो पीरियड है उसको हमें कैलकुलेट कैसे करना है। अच्छा, सेक्शन 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी, प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से भी। सेक्शन 11 नहीं, सेक्शन 12 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से भी। और सेक्शन 12 के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। एक को डील करता है सब सेक्शन 1, वेयर एज दूसरे पार्ट्स को डील करता है सब सेक्शन 2 से लेके सब सेक्शन 5 तक। अच्छा, सब सेक्शन 2 बड़ी सिंपल है
कि जब भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस डे को रेकन हो रहा है दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड, यानी किसी भी सूट अपील एप्लीकेशन के लिए जब आपको टाइम लिमिटेशन आपका जिस दिन से शुरू हो रहा है वो दिन एक्सक्लूड होगा। अच्छा, इसकी मिसाल ये है कि मसलन देखें ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट टू सेल किया। अब दोनों पार्टी में से जिस दिन जो पार्टी अपना पार्ट को परफॉर्मेंस करने से रिफ्यूज़ करती है, अब जिस दिन रिफ्यूज़ल होगी वहाँ से टाइम लिमिटेशन स्टार्ट होना है रेकन, लेकिन वो दिन दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड। या मसलन ए ने बी को चेक दिया, अब जिस डे को चेक बाउंस हुआ यानी जिस दिन डिसऑनर हुआ दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा जी, सब जो अब सेक्शन 12 की जो रिमेनिंग सब सेक्शंस हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सब सेक्शन जो 2 हमें बड़ी सिंपल सी बात बताती है कि जब भी कोई अपील फाइल करनी हो, एप्लीकेशन देनी हो, रिव्यू पिटीशन हो किसी भी जजमेंट के ख़िलाफ़, तो जिस दिन फैसला अनाउंस हो, डे ऑफ जजमेंट और द डे ऑफ जजमेंट एंड द टाइम फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी विल बी एक्सक्लूडेड। जिस दिन फैसला हुआ वो दिन और जितने दिन आपको कॉपी हासिल करने में लगे वो दिन एक्सक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा अगर कोई डिग्री के ख़िलाफ़ आपने जाना है तो सेम सिचुएशन होगी। अगर आपने अवार्ड को चैलेंज करना है तो जब तक अवार्ड की कॉपी नहीं आपको मिलेगी वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 5 जो है इन सब की डिटेल बताती है। देखिए जी, सेक्शन 5 ये बताती है कि जब आपने कॉपी के लिए अप्लाई कर दिया, कॉपी के लिए जिस दिन आपने एप्लीकेशन दे दी यानी जिस दिन आपने नकल फॉर्म जमा कराया दैट डे विल बी एक्सक्लूडेड। एक तो वो दिन एक्सक्लूड होगा, दूसरा कौन सा दिन एक्सक्लूड होगा, एक तो जितने दिन आपकी कॉपी को प्रिपेयर होने में लगे, 2 बातें होगी। तीसरा दिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि द डे एक्चुअली इंटीमेटेड टू द एप्लीकेंट to be the day on which the copy will be ready for delivery। अब यहाँ से हमें एक नई बात पता चली कि देखिए आपने नकल फॉर्म अप्लाई कर दिया, अब जिस दिन कॉपी रेडी होगी जो कंसर्न एजेंसी है वो बाउंड है कि वो आपको इंटीमेट करे कि आपकी जो कॉपी है वो रेडी फॉर डिलीवरी है। अब दिन कौन कौन से एक्सक्लूड होने देखेंगे, सबसे पहले तो जिस दिन फैसला हुआ वो दिन एक्सक्लूड होगा, फिर जिस दिन आपने कॉपी के लिए अप्लाई किया वो दिन एक्सक्लूड होगा, फिर जितने दिन कॉपी तैयार होने में लगे वो दिन एक्सक्लूड होंगे, और जिस दिन कॉपी रेडी प्रिपेयर हुई और आपको इंटीमेट किया गया वो जो इंटीमेशन वाला दिन है वो भी एक्सक्लूड। यानी जब तक आपको इंटीमेट नहीं होगा आपके ख़िलाफ़ जो टाइम है वो रुका रहेगा, और जो इंटीमेशन वाला दिन है वो भी एक्सक्लूड होगा। हाँ, यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि जब आपको एक्चुअली इंटीमेट कर दिया गया उसके बाद अगर आप 10 दिन गुजारते हैं, 20 दिन गुजार देते हैं, 30 डेज़ गुजार देते हैं तो वो आपके खाते में होंगे, वो सरकार की तरफ नहीं आएंगे। यानी वो जो डेज़ होंगे वो फिर आपका जो अपील है, जो रिवीजन है, रिव्यू है, वो आपका टाइम बार्ड हो सकता है अगर आप जो आप कॉपी रिसीव नहीं करते, आप इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपको प्रॉपर नोटिस, उसका प्रॉपर इंटीमेशन आपको मिल चुकी है कि आप योर कॉपी इज़ रेडी। आई थिंक सेक्शन 12 में जो हमने बेसिक पढ़ा वो बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होगा कि जो डे ऑफ जजमेंट है, जिस दिन आपने अप्लाई किया, जिस दिन कॉपी रेडी हुई, इंटरवेनिंग पीरियड, ये सब एक्सक्लूड हो जाएंगे। अच्छा, सेक्शन 13 बड़ी सिंपल सी है। वो कहती है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ डिफेंडेंट्स एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान, कि जब डिफेंडेंट यानी जिसके अगेंस्ट आपने रेमेडी हासिल करनी है जब वो पाकिस्तान से जितने दिन बाहर रहेगा, जितने दिन वो पाकिस्तान से बाहर रहेगा, या पाकिस्तान से बियॉन्ड पाकिस्तान हो या उन एरियाज़ में हो जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेड एरियाज़ हैं, दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड, दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 14 की तरफ। सेक्शन 14 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से। सेक्शन 14 हमें बेसिकली बताती क्या है। सेक्शन 14 व्यूअर्स हमें ये बात बताती है कि जब किसी शख्स की कोई रेमेडी थी, कोई सूट फाइल करना था, कोई एप्लीकेशन थी, उसने विद ड्यू डिलीजेंस एक फोरम में, एक कोर्ट में फ़ाइल कर दी, लेकिन एक स्टेज पे जाके कोर्ट जो वो फोरम था, जो कोर्ट थी, अनएबल टू एंटरटेन इट,
ड्यू टू ज्यूरिसडिक्शन और अदर कॉजेज ऑफ अ लाइक नेचर। यानी कोर्ट जो है इस वजह से उसको नहीं कर सकी कि कोर्ट को ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, यानी वो टाइम जो आपने ऐसी फोरम पे ऐसे कोर्ट में आपका वेस्ट हुआ, आपका ज़ाया हुआ, अब उस टाइम की सूरत हाल क्या होगी। यहाँ पे लॉ ने एक बेसिक बात सेक्शन 14 ने बता दी, अगर आपने विद ड्यू डिलीजेंस किया और विद बोनाफाइडी, आपने अपनी बोनाफाइडी साबित कर दी, तो दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड। यानी जो टाइम आपने रॉन्ग फोरम पे विद ड्यू डिलीजेंस एंड बोनाफाइडी के साथ आपका टाइम गुजरा, दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। लेकिन इस पे जो बेसिक बात है वो है बोनाफाइडी। यानी आपने जाके कोर्ट में ये फैक्ट इस्टेब्लिश करना है कि दिस वाज नॉट ड्यू टू योर मेलाफाइडी। यानी अगर आप अपनी बोनाफाइडी साबित नहीं कर सकेंगे तो देन दैट टाइम विल नॉट बी एक्सक्लूडेड। उस टाइम को एक्सक्लूड होने की जस्ट एक ही एपिसोड है कि वो आपने ये बात इस्टेब्लिश करनी है कि जो टाइम है वो आपकी बोनाफाइडी है। सिंपल सी बात है इसमें। अब एक तो आगे ज्यूरिसडिक्शन, अब अदर कॉजेज ऑफ लाइक नेचर से क्या मुराद है, ये भी सेक्शन 14 की एक्सप्लेनेशन में बता दिया गया है कि जब कोर्ट अनएबल हो टू डिसाइड द मैटर टू एंटरटेन ड्यू टू मिस जाइंडर ऑफ पार्टीज और मिस जाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। यानी लेकिन आपकी मेलाफाइडी ना हो मिस जाइंडर ऑफ पार्टीज में या मिस जाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में, बोनाफाइडी मेलाफाइडी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बोनाफाइडी होगी तो फिर टाइम विल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, सेक्शन 14 ने एक और बात भी बता दी कि कौन कौन सा टाइम। देखिए, एक तो वो डे जिस दिन आपने उस कोर्ट को अप्रोच किया और जितने दिन आपकी प्रोसीडिंग्स कैरी ऑन रहीं, और द डे जिस दिन प्रोसीडिंग एंड हुई, बोथ द डेज विल बी एक्सक्लूडेड। मिसाल के तौर पे अगर आपने 1 मार्च को एक कोर्ट में फाइल रॉन्ग फॉर्म पे आप गए, 30 मार्च को आपको आपकी प्लेंट आपकी पिटीशन रिटर्न कर दी गई, तो 1 मार्च भी एक्सक्लूड हो जाएगा। 30 मार्च यानी 1 मार्च से लेकर 30 मार्च तक जो टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। आई होप कि सेक्शन 14 आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं सेक्शन 15 की तरफ। सेक्शन 15 इज़ वेरी वेरी सिंपल। सेक्शन 15 हमें 2 बातें बताती। एक तो ये है कि जब कोई ऑर्डर जो है, जब कोई भी ऑर्डर जो है वो सस्पेंड है, जिस दिन वो हुक्म सस्पेंड हुआ और जितने दिन तक वो सस्पेंड रहेगा और जिस दिन विदड्रॉ होगा, ये तमाम टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। यानी 1 मार्च को सस्पेंड हुआ और 25 मार्च तक सस्पेंड रहा, यानी 1 मार्च से लेके 25 मार्च तक वो टाइम जो है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 15 हमें एक सब सेक्शन 2 एक दूसरी बात भी बताती है। कुछ सूट्स ऐसे होते हैं जिनकी बाबत आपने नोटिस देना होता है। अब जब आपने नोटिस दे दिया, द पीरियड ऑफ सच नोटिस शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी जब आपने नोटिस दे दिया तो पीरियड, जैसे गवर्नमेंट के खिलाफ आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना हो तो नोटिस जो है वो प्री रिक्विजिट है, तो पीरियड ऑफ सच नोटिस शैल बी एक्सक्लूडेड। अच्छा, बातें हैं सेक्शन 16 की तरफ। सेक्शन 16 इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल। सेक्शन 16 हमें ये बात बताती है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच प्रोसीडिंग्स टू सेट असाइड एग्जीक्यूशन सेल आर पेंडिंग। कि जब किसी शख्स ने, यानी सूट फॉर पोजेशन बाय अ परचेजर एट सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिग्री, यानी जब किसी शख्स ने एग्जीक्यूशन के दौरान एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, अब वो टाइम जो उस प्रोसीडिंग को सेट असाइड करवाने में किसी शख्स ने, यानी उन प्रोसीडिंग्स को, उस सेल को सेट असाइड करवाने के लिए किसी दीगर शख्स ने कोर्ट को अप्रोच कर लिया। अब जितना टाइम उस प्रोसीडिंग्स में होगा, दैट टाइम विल बी एक्सक्लूडेड। बड़ी सिंपल सी बात है कि जाहिर बात है एक प्रोसीडिंग अभी सेल फाइनलाइज हुई नहीं है, सेल को चैलेंज कर दिया गया है, तो टाइम जो है वो जिस शख्स जो वो परचेज़र है उसके अगेंस्ट टाइम रन किसी सूरत भी नहीं कर सकता। बड़ी सिंपल सी बात है। अब हम आते हैं सेक्शन 17 की तरफ। सेक्शन 17 हमें 2 बातें बताती है कि इफेक्ट ऑफ डेथ बिफोर राइट टू सू अक्रू, यानी अभी किसी शख्स के फेवर में राइट टू सू अक्रू ही नहीं हुआ तो उस शख्स की डेथ हो गई, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन।
अब टाइम लिमिटेशन उस वक्त कंप्यूट होना, उस वक्त कैलकुलेट होना शुरू होगा जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट और फाइलिंग एप्लीकेशन। देखिए हमने ऊपर सेक्शन 6-7 में लीगल डिसेबिलिटी की बाबत पढ़ा था, ये सेम प्रिंसिपल है। अगर राइट टू सू अभी अक्रू नहीं हुआ तो मुद्दई जो है वो उसकी डेथ हो गई। अब आ गया जो राइट टू सू है वो अक्रू होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे, लेकिन जिस वक्त राइट टू सू लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अक्रू हो रहा है, अगर वो भी उस वक्त डिसेबल हैं तो फिर भी कैलकुलेशन कब से स्टार्ट होगी, जब वो कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट होंगे। अच्छा, सब सेक्शन 2 इसके विजा विज बताती है कि अगेंस्ट होम, यानी सेम बात आती है, वो ऊपर बात की प्लेंटिफ की, नीचे बात कर रहा है डिफेंडेंट की, यानी जिसके खिलाफ आपको कोई रेमेडी है तो सेम सिचुएशन होगी। यानी जिसके अगेंस्ट आपको राइट टू सू अक्रू होना था वो शख्स ही फोत हो गया, जब बात उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे आए भी तो वो भी उनके खिलाफ भी लिमिटेशन आपको, यानी लिमिटेशन उसी वक्त स्टार्ट होना शुरू होगी उनके अगेंस्ट जब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं कैपेबल ऑफ इंस्टीट्यूटिंग द सूट और फाइलिंग एप्लीकेशन होंगे। अच्छा, सेक्शन 17 ने 2 एक्सेप्शंस भी बता दी हैं साथ ही, जैसे ऊपर सेक्शन 6-7 ने 2 एक्सेप्शंस बताई थी, इसी तरह सेक्शन 17 ने भी 2 एक्सेप्शंस बता दिए। नंबर 1, ये जो प्रिंसिपल्स हैं सूट फॉर प्रीएम्प्शन पे अप्लाई नहीं होंगे, हक शुफा के दावे पे ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। सेकेंडली, सूट फॉर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, यानी दावा दखलयाबी, अगर आपने ज़मीन की दखलयाबी का दावा दायर करना है तो उस पर भी ये प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, अब हम आते हैं सेक्शन 18 की तरफ। सेक्शन 18 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 18 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बात करती है फ्रॉड की, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड क्या है। देखिए, वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि जो फ्रॉड है, फ्रॉड हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिमिटेशन, यानी फ्रॉड जो है इस पर लिमिटेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। अच्छा, फ्रॉड होता क्या है? फ्रॉड जो होता है कि आप इंटेंशनली जानबूझकर हकायक को छुपा लें। सिंपल जो अगर डिफाइन करें ना फ्रॉड को, फ्रॉड ये कि आप जानबूझकर आप हकायक को छुपा लें। अच्छा, इसमें 3 बातें हैं, देखिए राइट टू सू, डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील कर लेना, राइट टू सू को कंसील कर लेना, फ्रॉडुलेंटली डॉक्यूमेंट को कंसील कर लेना, या डिफेक्टिव टाइटल। इन सेक्शन 18 हमें 3 बातें बताती है कि जब कोई शख्स जो है फ्रॉडुलेंटली किसी शख्स से बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड, चाहे दावा दायर करने का चाहे एप्लीकेशन का, वो बाय मीन्स ऑफ फ्रॉड जो है उसका राइट टू सू को कंसील करता है, तो उसकी लिमिटेशन उसके खिलाफ नो इफेक्ट, कोई लिमिटेशन कब होगी? जब फर्स्ट टाइम फ्रॉड उस शख्स के नॉलेज में आएगा। मिसाल के तौर पे अगर ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, उसने उसका एड्रेस ही गलत लिख दिया जिस वजह से उसको समन डिलीवर, अब ये उसने उसके साथ फ्रॉड किया, अब उसके अगेंस्ट कोई लिमिटेशन रन नहीं करेगी। अब हुआ डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंट। अब देखिए लिटिगेशन का उसको पता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट एसेंशियल था, नेसेसरी था टू एस्टेब्लिश द राइट, अब डिफेंडेंट ने यानी अपोजिट पार्टी ने वो डॉक्यूमेंट जो है फ्रॉडुलेंटली कंसील कर लिया, तो फिर भी लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी मिसाल दें, यानी डॉक्यूमेंट फ्रॉडुलेंटली कंसील कर लिया। अब इससे मुराद यह कि मिसाल पर देखिए ए ने बी के खिलाफ सूट फाइल किया, अब ए अपने दावे की बेस कर रहा है कि एग्रीमेंट पे, अब एग्रीमेंट जो है वो बी के पास है, अब बी ये अदालत में ये प्ली लेता है कि उसके पास है ही नहीं है, वो फ्रॉडुलेंटली उसको कंसील कर लेता है। अब जब भी वो डॉक्यूमेंट दोबारा रिकॉर्ड पे आएगा, वो देखिए बी के लिए तो ये काबिल पाबंदी बात है कि बी उस डॉक्यूमेंट से कभी कोई फ़ायदा नहीं ले सकता जिसको उसने कोर्ट ऑफ लॉ में एडमिट नहीं किया कि दिस डॉक्यूमेंट वाज इन माय पोजेशन। लेकिन जब भी लेटर ए के साथ तो फ्रॉड हो गया, अब ए ने अपना राइट उस डॉक्यूमेंट की बेस पे इस्टेब्लिश करना था। अब वो क्यों इस्टेब्लिश नहीं कर सका? कि फ्रॉडुलेंटली बी ने उसको कंसील किया। अब जो ही वो रिकॉर्ड पे आएगा, जो ही वो फैक्ट वो आएगा, तो वहाँ से टाइम लिमिटेशन अगेन जो है वो ए के खिलाफ स्टार्ट होगी। अब तीसरी बात एक डिफेक्टिव टाइटल, यानी अब कोई भी शख्स जो है डिफेक्टिव टाइटल की बेस के ऊपर दूसरे शख्स को ज़मीन जो है, लैंड जो है, प्रॉपर्टी सेल आउट कर देता है। अब आफ्टर 20 ईयर्स
के बाद ए के नॉलेज में ये फैक्ट आता है कि बी ने जो प्रॉपर्टी उसको सेल की थी, बी वॉज नॉट द एक्चुअल ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी। अब वो 20 ईयर्स जो हैं वो बार नहीं करेंगे ए को अपने रेमेडी के लिए। ए चाहे उसके खिलाफ रिकवरी का सूट रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर सकता है, या अगर उसकी कोई दीगर प्रॉपर्टी है तो अल्टरनेट वो प्रॉपर्टी क्लेम करना चाहता है। तो जब उसके फैक्ट फ्रॉड वाला नॉलेज में आया तो वहाँ से उसके खिलाफ जो टाइम लिमिटेशन है वो स्टार्ट होगी, यानी ये भी ये प्ली नहीं ले सकेगा कि इसका जो सूट है वो टाइम बार्ड है। अब हम आते हैं इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट सेक्शन जो 19 है ये बेसिकली डील करती है एक्नॉलेजमेंट को। एक्नॉलेजमेंट क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। बड़े सिंपल सी बात है कि चाहे सूट या एप्लीकेशन पे ये एप्लीकेबल होती है, यानी कोई भी शख्स जिसको को राइट है प्रॉपर्टी पे, रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और राइट एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, तो वो क्या है? वो ये कहता है कि अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ उसका राइट है, यानी ए ने बी, ए का क्लेम है बी के अगेंस्ट, तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर होने से अगर वो इन राइटिंग दोबारा एक्नॉलेज कर लेता है अपना क्लेम, तो फिर जो टाइम लिमिटेशन है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। यानी एक्नॉलेजमेंट का ये होगा कि टाइम लिमिटेशन जो होगा वो shall be computed from the time when the acknowledgement was so signed। लेकिन ये बात एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग की कर रहा है, यानी ए ने बी के 3 लाख रुपए देने हैं। अब 2 साल 10 माह गुजर चुके हैं, लेकिन बी दोबारा आके एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग का दोबारा आके इन राइटिंग इस चीज़ को एडमिट कर लेता है कि मैंने उसके पैसे देने हैं। अब ए को नए सिरे से उस दिन से फ्रेश लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अब सेक्शन 19 में ये बात बताएगी कि अगर वो जो एक्नॉलेजमेंट है वो अनडेटेड रहेगी, उस पर डेट नहीं डालेगी, तो ये फैक्ट जो है थ्रू ओरल एविडेंस स्टैब्लिश होगा। अब आगे सेक्शन 21 ने ये बता दिया कि जो एक्नॉलेजमेंट है पार्टी खुद भी कर सकती है, उसका लॉफुल गार्डियन भी कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई एजेंट भी कर सकता है, कोई कमेटी भी कर सकती है, कोई मैनेजर भी कर सकता है। यानी ये सारे शख्स जो हैं ए और बी के बिहाफ पे ये सारे लोग जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 20 इज़ आल्सो वेरी सिंपल। सेक्शन 20 बेसिकली हमें ये बात बताती है कि इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। इन एक शख्स की पैसे देने हैं, एक शख्स ने, चाहे वो पेमेंट जो है वो उस डेट से मुराद मनी, चाहे को कोर्ट से डिग्री है उसके अगेंस्ट पेमेंट है, या मॉर्गेज की सूरत में द रिसीट पेमेंट ऑफ रेंट है, जब वो पार्ट पेमेंट आउट ऑफ द कोर्ट उसको देगा तो वहाँ से उसको फ्रेश पेमेंट लिमिटेशन पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसकी मिसाल इस तरह है, देखिए जी, मनी कोई भी एग्जीक्यूशन जो है उसके लिए लिमिटेशन है 6 ईयर्स, लेकिन एक एम्बार्गो है कि जो फर्स्ट आपने एग्जीक्यूशन फाइल करनी है वो विद इन 3 ईयर्स करनी है। अब 2 साल 5 माह गुजर गए हैं, तो जो जजमेंट डेटर है उसने पार्ट पेमेंट कर दी है, पार्ट पेमेंट कर दी, अब उसको नए सिरे से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ए को हासिल हो जाएगा। और सेक्शन जो इस बिहाफ पे पेमेंट है वो एजेंट भी कर सकता है, गार्डियन भी कर सकता है, मैनेजर भी कर सकता है। सेक्शन 21 जो है वो सेक्शन 20 को भी बेसिकली कवर करती है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन 22 की तरफ। वेरी सिंपल, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग और एडिंग न्यू प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। इट इज़ वेरी सिंपल कि आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट अगर किसी नए शख्स को प्लेंटिफ बनाया जाएगा या नए शख्स को डिफेंडेंट बनाया जाएगा, तो वो जो उनके खिलाफ लिमिटेशन उसी डेट से स्टार्ट होगी जब उन शख्स को प्लेंटिफ या डिफेंडेंट बनाया जाएगा। यानी पहले 10 साल से दावा चल रहा है, लेकिन किसी नए शख्स को इम्प्लीड किया जाता है तो लिमिटेशन जब उसको दावे में पार्टी बनाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट वहीं से स्टार्ट होगी। लेकिन इसकी भी साथ ही सेक्शन 22 में इटसेल्फ से एक्सेप्शंस, 2 एक्सेप्शंस दे दी गई। अगर कोई शख्स स्टेप इन टू शू करता है पहली पार्टी में, स्टेप इन टू शू करता है, डेवोल्यूशन ऑफ एनी इंटरेस्ट स्टेप इन टू शू करता है, तो फिर फ्रेश लिमिटेशन उसे हासिल नहीं होगी, एक बात। या दूसरा, कोर्ट जो है ट्रांसपोज कर देती है पार्टीज़ को, यानी कोई पार्टी प्लेंटिफ से डिफेंडेंट बन जाती है या डिफेंडेंट से प्लेंटिफ बन जाती है, देन देयर विल बी नो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेश लिमिटेशन। अच्छा, अब आगे आते हैं सेक्शन 23 की तरफ। सेक्शन 23 इज आल्सो वेरी सिंपल, कंटिन्यूइंग ब्रीचेज एंड रॉन्ग्स।
यानी कुछ ऐसे होते हैं कि जो भी शख्स जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसको वो कॉन्टीन्यूसली ब्रीच कर रहा है, या कोई भी ऐसा रॉन्ग जो है वो कॉन्टीन्यूसली रॉन्ग कर रहा है, तो हर जो उसका रॉन्ग होगा फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा। सिंपल सी बात है। यानी जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी है, कोई शख्स कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्टीन्यूसली ब्रीच कर रहा है, या कोई भी रॉन्गफुल एक्ट कोई शख्स जो है कॉन्टीन्यूसली कर रहा है, तो हर जो उसका ब्रीच होगा, हर जो उसका रॉन्ग होगा, अ फ्रेश कॉज ऑफ फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगी। इसकी मिसाल देखें, हम अक्सर बात सुनते रहते हैं जी कि रैकरिंग कॉज ऑफ एक्शन, जैसे परमानेंट इंजंक्शन का दावा होता है। अब ये ऐसा रॉन्ग होता है जो कॉन्टीन्यूस रॉन्ग होता है, यानी हर रोज़ आप परमानेंट इंजंक्शन का जो दावा होता है, हर रॉन्ग पे आपको एक फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है। जिस तरह आपको फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है, इसी तरह फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी होता है। आई थिंक सेक्शन 23 आपके माइंड में क्लियर हो चुकी है। अच्छा व्यूअर्स, हम अब आते हैं सेक्शन 24 की तरफ। इट इज आल्सो वेरी सिंपल। सूट फॉर कंपनसेशन फॉर एक्ट नो एक्शनेबल विदाउट स्पेशल डैमेज। अच्छा, सेक्शन 24 बेसिकली है सूट फॉर कंपनसेशन की बाबत। यानी एक एक्ट ऐसा है कि जो आपको वैसे तो कॉज ऑफ एक्शन नहीं दे रहा, अनलेस एंड अनटिल कि वो जो इंजरी है उसका रिजल्ट नहीं आता। यानी एक्चुअली जब तक रिजल्ट नहीं आता आप सूट फॉर कंपनसेशन फाइल ही नहीं कर सकते। अब आपका लिमिटेशन पीरियड कब से स्टार्ट होगा? जब वो रिजल्ट डिक्लेयर होगा, यानी जब इंजरी का एक्चुअल रिजल्ट आएगा आपका लिमिटेशन पीरियड वहां से स्टार्ट होगा। अच्छा, जब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, वो है ईजमेंट, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। अच्छा देखिए जी, ओनरशिप हासिल हो जाती है बाय पोजेशन से भी, प्रेस्क्रिप्शन से भी, एडवर्स पोजेशन से भी। लेकिन अब जो प्रेस्क्रिप्शन या एडवर्स पोजेशन है ये तो डिलीट हो चुके हैं, अब जस्ट रह गई है ईजमेंट। अच्छा, ईजमेंट है क्या? आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए, व्हाट इज इसके लिए उर्दू में वर्ड जो हक आसाइश। देखिए जी, ईजमेंट से मुराद ये होता है कि राइट ऑन अदर्स लैंड। यानी बेसिकली ईजमेंट ऐसा राइट है कि जो आपका दूसरे की प्रॉपर्टी पे होता है ड्यू टू सम सर्टन फैक्ट। यानी हक आसाइश से मुराद वो हक है जो किसी दूसरे शख्स की ज़मीन पर किसी वजह से हक हासिल होता है। अब वो वजह क्या होती है वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। सेक्शन 26 हमें बड़े क्लैरिटी के साथ दो बातें बताती है, दो पॉइंट हैं ईजमेंट राइट को हासिल करने में। वन थिंग क्या है कि कोई भी शख्स जो है पीसेबली विदाउट इंटरप्शन, सेकंड है विदाउट इंटरप्शन। यानी दो बेसिकली इसके की पॉइंट्स हैं। कोई भी शख्स राइट यूज़ ऑफ लाइट कर रहा है, एक्सेस है, राइट ऑफ वे है, किसी बिल्डिंग की से रोशनी हासिल कर रहा है, या यूज़ ऑफ एनी वाटर है, वे है, या वाटर कोर्स है। यानी कोई भी जो इस तरह का राइट हासिल कर रहा है पीसेबली और पीसेबली एंड विदाउट इंटरप्शन। यानी जब भी कोई शख्स, सिंपल हम कहते हैं कि रास्ते का हक, रोशनी का हक, पानी का हक, ये राइट्स अगर कोई शख्स पीसेबली एंड विदाउट इंटरप्शन हासिल कर रहा है, तो अगर वो ये 20 ईयर्स तक हासिल करता है 20, तो देन जो राइट होगा दिस राइट विल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। यानी अगर 20 साल पीसेबली एंड विदाउट इंटरप्शन गुजर जाते हैं तो आपका दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो हक होगा दैट विल बी एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। अच्छा, इनडिफिजिबल जो होता है कि नाकाबिल तनसीख, यानी कि फाइनल राइट। लेकिन कंडीशंस हमने डिस्कस की कौन कौन सी हैं? 20 साल का अरसा हो, नंबर 1, नंबर 2 वो राइट आप पीसेबली यूज़ कर रहे हूँ, नंबर 2, नंबर 3 विदाउट इंटरप्शन हो। यानी ये तीन बातें, टाइम लिमिटेशन 20 साल, विदाउट इंटरप्शन, पीसेबली अगर आप कर रहे हैं तो आपका जो राइट है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा और इनडिफिजिबल हो जाएगा। अच्छा, अगर तो होगी प्राइवेट लैंड तो टाइम लिमिटेशन है 20 ईयर्स, अगर होगी गवर्नमेंट लैंड तो टाइम लिमिटेशन 60 ईयर्स, 60 साल। यानी प्राइवेट शख्स की लैंड की सूरत में आप 20 साल से इस्तेमाल कर रहे हूँ, गवर्नमेंट लैंड की सूरत में 60 साल से इस्तेमाल कर रहे हूँ, तो फिर आपका जो राइट है ईजमेंट का विल बिकम एब्सोल्यूट एंड इनडिफिजिबल। अच्छा, सेक्शन 27 बेसिकली इसी की एक्सप्लेनेशन है कि एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर ऑफ सर्वियंटेनमेंट। यानी देखें, दो शख्स हैं ए और बी। ए ने पहले 5 साल राइट इस्तेमाल किया, उसके बाद बी को हो गए 15 साल।
अब बी आ जाता है ईजमेंट की बेस पे। नहीं, कोर्ट ने बी को ये कहना, ए जो है मर गया या उसने उस राइट को इस्तेमाल करना छोड़ दिया 5 साल के बाद, अब बी आ जाता है कि जी कि 5 साल पहले से वो रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा था, 15 साल से मैं कर रहा हूँ तो मेरे 20 ईयर्स हो गए हैं। नहीं, कोर्ट भी ए को ये कहेगी कि भाई आप तो, आपका टाइम होगा भी 15 साल पीसेबली यूज़ करते हुए, आपको 5 साल इसमें फर्दर यूज़ करना पड़ेगा। सिंपल जो सेक्शन 27 है हमें ये बात बताती है। अच्छा, अब आगे जो एडवर्स पोजेशन का लॉ था वो अब रिपील हो चुका है। इस पे 1991 में भी केस लाया, फिर उसके बाद 2003 में भी आया। इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये सेटल कर दिया कि ऑनर इज़ ऑलवेज ऑनर। अब जो एडवर्स पोजेशन का कॉन्सेप्ट है, इस वजह से सेक्शन जो 28 है वो डिलीट हो चुकी है, इसलिए इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको एक तो अन इस्लामिक डिक्लेयर किया गया, दूसरा ये कहा गया कि इस लॉ में किसी को कोई राइट दिया ही नहीं जा सकता। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ। सेक्शन 29 जो इसकी लॉ सेक्शन है, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। ये हर लॉ में सेविंग क्लाज होती है। सेविंग क्लाज से मुराद ऐसी क्लाज होती है कि इस लॉ ने पहले कौन कौन से लॉज को सेव किया। सिंपल सी बात है। अब लिमिटेशन एक्ट ने किसको सेव किया? सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी ये जो लॉ है लिमिटेशन एक्ट, इसका उन लिमिटेशंस पे, उन कंडीशंस पे कोई इफेक्ट नहीं है जो सेक्शन 25 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइडेड हैं। एक बात। दूसरा, सेक्शन 29 बात करती है स्पेशल लॉज की। अगर किसी स्पेशल और लोकल लॉ में लिमिटेशन प्रोवाइडेड है तो दैट विल प्रिवेल, अगर प्रोवाइडेड नहीं है तो देन द शेड्यूल ऑफ लिमिटेशन एक्ट विल बी प्रिवेल। सिंपल सी बात है। आई होप कि आज हमने जो लिमिटेशन एक्ट को कोशिश की एक सिंगल लेक्चर में डिस्कस करने की, और आई होप कि आपके माइंड में जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 29 तक हमने डिस्कस किया कि क्लैरिटी आ चुकी होगी। जैसे सेक्शन 1 तो थी इसकी क्लास, बेसिकली हमने सेक्शन 3 से शुरू किया। सेक्शन 3 जिसके ऊपर होल सुपर स्ट्रक्चर खड़ा है, जो हमें जनरल रूल बताता है कि कोई सूट अपील जो है हर चीज़ टाइम बार्ड होगी, अगर विदाउट टाइम के बाद, अगर एक्सपायरेशन ऑफ टाइम के बाद फाइल होगी तो विल बी डिसमिस्ड। सेक्शन 4 ने बताया कि जब कोर्ट क्लोज होगी तो टाइम स्टॉप हो जाएगा। सेक्शन 5 हमें कंडोनेशन ऑफ डिले के बारे में बताया। सेक्शन 6, 7, 8 ने हमें लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में बताया कि लीगल डिसेबिलिटीज़ के बारे में क्या सिचुएशन होगी। आगे फिर सेक्शन 9 ने हमें बताया कि व्हेन वंस टाइम रन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तो फिर स्टॉप नहीं होता। सेक्शन 10 में बताया गया कि ट्रस्ट के अगेंस्ट लिमिटेशन नहीं है, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। आगे फिर सेक्शन 12 से स्टार्ट हुआ कि लिमिटेशन कैलकुलेट कैसे करनी है। सेक्शन 14 में बताया गया कि अगर आप रॉन्ग फोरम पे चले जाते हैं, बोनाफाइडी आपकी होती है, तो फिर आपके अगेंस्ट लिमिटेशन जो है एक्सक्लूड हो जाएगी। फिर इसी तरह सेक्शन 15, 16, 17 आए। फिर हमें मेनली सेक्शन 18 में पता चला कि फ़्रॉड जो होता है, फ़्रॉड लिमिटेशन को बिल्कुल इफ़ेक्ट नहीं करता। जब फ़्रॉड आपके नॉलेज में आएगा फिर आपके अगेंस्ट लिमिटेशन स्टार्ट होगी। सेक्शन 19 में हमें एक्नॉलेजमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। सेक्शन आगे आके हमने बाकी सेक्शन डिस्कस की। मेनली फिर हमने सेक्शन 26 में ईजमेंट राइट के बारे में डिस्कस किया कि 20 ईयर्स तक प्राइवेट लैंड की सूरत में अगर आपने विदाउट इंटरप्शन पीसेबली राइट को यूज़ किया तो आपका राइट जो है एब्सोल्यूट हो जाएगा, इनडिफिजिबल हो जाएगा। फिर सेक्शन 29 में हमने डिस्कस किया कि इसकी सेविंग क्लास क्या है। सेक्शन 25 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इसने सेव किया, स्पेशल एंड लोकल लॉज को सेव किया। आई होप कि आपके माइंड में, आपके तमाम माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चंस का आंसर आ चुका होगा। व्यूअर्स, अगर इसके बावजूद आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।